नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। जी हाँ, पिछले कई वर्षों से विदर्भ के कुछ जिलों के साथ साथ राज्य की अनेक खबरों को आपके सामने परोसते परोसते हमको काफी समय हुआ। फिर कुछ पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग मिले और ये तय हुआ कि अब सोशल मीडिया का जमाना है, सारे के सारे लोग उसी प्लेटफॉर्म पर हैं, तो क्यों ना हम भी अपना खुद का एक चैनल लॉन्च करें। और यही सोचकर हमने न्यूज फर्स्ट की हमने स्थापना की। तकरीबन 5 दिन हुए हैं और लोगों का बहुत बड़ा प्यार भी मिल रहा है। और इसी लॉन्चिंग के दौरान शायद ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि पत्रकारिता के महामेरु समझे जाते हैं और लोगों के दिलों में जिनके लिए बेहद खास जगह है, लोग पहुंचकर उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये हमारे अपने हैं, हमारी बात करते हैं, हमारे मुद्दों की बात करते हैं। जी हाँ, हिंदी रत्न सम्मान प्राप्त, और ये आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, हमारे परम आदरणीय राजीव रंजन सर, जो न्यूज 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर भी हैं, वो इस समय महाराष्ट्र के दौरे पर थे। माहौल क्या है, ऐसा कोई देश का व्यक्ति नहीं है जिसे पता नहीं, और सर की प्रतिभा को लेकर लोग खुले तौर पर उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे छोटे से चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये न्यूज फर्स्ट जो आपने शुरू किया, विदर्भ और महाराष्ट्र बल्कि देश के अलग अलग इलाकों तक इसकी शोहरत पहुंचे, कीर्ति पहुंचे। आप लोगों की आवाज उठाएं, लोगों के मुद्दे हो, आम जन की बात हो, मन की बात कम हो, जन की बात ज्यादा हो। और जो लोग कहना चाहते हैं, आप एक सेतु बने सरकारों तक और हुक्मरानों तक जनता की आवाज पहुंचाने की। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके इस चैनल के लिए, और आप दिनों रात प्रगति करें, उन्नति करें, और पत्रकारिता के मापदंडों पर चलते हुए आप अपने इस चैनल में अच्छा करेंगे, मेरी शुभकामना है। और नरेंद्र पुरी हमारे न्यूज 24 के लिए नागपुर और इस इलाके में काम करते हैं, हमारे सहयोगी हैं, तो मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। सर, तमाम जगह है, देश का कोई ऐसा राज्य नहीं जहां आपने अपनी मीमांसा नहीं की, विवेचन नहीं किया। और राजनीति जो इन दिनों महाराष्ट्र में चुनावी मौसम है सर, चुनावी माहौल, और आपने महाराष्ट्र के भी हर जिले को जो है कवर किया है। क्या लगता है सर, इस समय जो है कई राजनीतिक दल है जिन्होंने अपनी विचारधारा के खिलाफ गठबंधन किया है, तो क्या लगता है जनता कंफ्यूजन की स्थिति में है? देखिए, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र में सत्ता का खेल और महाराष्ट्र में पार्टियों का टूटना, नई पार्टियों का बनना कोई नई बात नहीं। और वो एक फिल्म का डायलॉग है, मैं अक्सर बोलता हूँ, जादूगर फिल्म है अमिताभ बच्चन की। उसमें एक डायलॉग है कि मुंबई की बरसात का, नेता के जज्बात का, नेता की बात का और फिल्म डायरेक्टर के जज्बात का कोई भरोसा नहीं। तो इसी तरह महाराष्ट्र की सियासत का भी कोई भरोसा नहीं है। आज देखने वाले और कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि महायुति एक तरफ है और महाविकास अघाड़ी एक तरफ है। आप नागपुर की सीटों पर, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप नागपुर की सीटों पर देख लीजिए कि महायुति के विरोधी और बागी महायुति से निकलकर जिन सीटों पर महायुति चुनाव लड़ रही है, उसके भी बागी चुनाव सीटों पर लड़ रहे हैं। और जहाँ महाविकास अघाड़ी उद्धव ठाकरे का अगर टिकट है, तो वहां पर कांग्रेस का ही कोई बागी चुनाव लड़ रहा है। ऐसी सीटें नागपुर में ही। ऐसे मैं बहुत सारे शहरों से होके आया हूँ, कोल्हापुर, शोलापुर, जालना, बीड, औरंगाबाद, सारे जो शहर है, तो संभाजी नगर जिसको बोलते हैं, तो ये सारे जिलों में ऐसी स्थिति देखने को आ रही है कि बागी भी खड़े, अपक्ष जिसको कहते हैं, इंडिपेंडेंट। तो इस माहौल में ये पता कर पाना बड़ा मुश्किल है कि पलड़ा किसका भारी है। मोटे तौर पर अगर आप देखें लोकसभा चुनाव का जो नतीजा है, उसके हिसाब से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को बढ़त मिलती है। लेकिन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को लोकसभा में जो बढ़त मिली, उसके जो प्रमुख कारण थे, उसमें एक संविधान बचाना, आरक्षण बचाना, 400 सीटें जो बीजेपी ने कही और राहुल गांधी ने और विपक्षियों ने कहा कि ये संविधान बदलने के लिए 400, उसका बड़ा असर हुआ। और शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियां टूटी थी, उनका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया था, और ये छीन लिया मतलब दूसरों को मिल गया। तो वो 25-30 सालों से अपनी पार्टी के गठन से उसी चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे थे। नया पहला चुनाव था, नया चुनाव चिन्ह था, लोगों की सहानुभूति शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ देखी गई। उसका बहुत फायदा उद्धव ठाकरे को तो नहीं हुआ, लेकिन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को फायदा हुआ।
तो अब ये चुनाव में एक तो वो सहानुभूति थोड़ी कम मुझे दिखाई दी, दूसरे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत एंटी इनकम्बेंसी उनको लेके नहीं है। उनसे शिवसेना का शिवसैनिक भले नाराज हो, लेकिन आम जनता को एकनाथ शिंदे का कामकाज 2.5 साल का ठीक ही लगा, और लाडली बहना योजना उससे महिलाएं बहुत खुश हैं। अब वो वोटों में कितना तब्दील होगा अगर हो गया, जिस वजह से वो शुरू की गई थी, जिस मंशा से, तो अगर वो काम कर गई लाडली बहन, आप देखिए महायुति के लोग अपने 2.5 साल के शासनकाल का कम लाडली बहना योजना का ज्यादा नाम है। तो अगर वो काम कर गया तो महायुति, लेकिन अभी कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल मुझे दिखाई। सर कुछ सालों पहले अगर हम देखें तो एक मर्यादित भाषा का उपयोग जो है राजनीतिक मंचों से किया जाता था। अब जो है वो एक दूसरे की जो टीका आलोचना करते हैं, उसका स्तर आपको नहीं लगता कि थोड़ा गिर गया है? देखिए, स्तर तो हर चीज का गिर गया, समाज में नैतिक मूल्यों का स्तर का गिर गया। आम आदमी किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहता है, हर तरह से, जो भी जिस फील्ड में आप देखें, पत्रकारिता का देखें, डॉक्टरी का देखें, इंजीनियर्स का देखें, नेताओं का देखें, वकीलों का देखें, जजेस का देखें, सबका स्तर गिर गया पहले के मुकाबले। अब नैतिकता नाम की कोई चीज तो बची नहीं। कौन अभी ये जो चुनाव हो रहा है, किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार को भ्रष्टाचारी और एनसीपी को 70,000 करोड़ की नेशनलिस्ट कर पार्टी मानती थी? जितने लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो सब एनडीए के खांचे में चले गए, और ऐसे लोग भी उसमें गए जो जेलों में रहे। और इसी सरकार ने, इसी बीजेपी की प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के दौरान उनके ऊपर आरोप लगे, जांच हुई, छापे पड़े, वो अरेस्ट हुए, वो जेल गए, और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए से लड़ रहे हैं। पहली बात तो ये, किस आधार पर उद्धव ठाकरे उस नैतिकता की बात करेंगे? बाला साहब ठाकरे जो कहते थे कि मैं दुकान बंद कर दूंगा, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं मिलाऊंगा। एक मुख्यमंत्री बनने के लिए उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। क्या क्या सिद्धांत है, क्या नैतिकता है? आप उनकी अगर बात करें, वो कभी मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते, उनका बेटा मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के साथ समझौता कर लेता, तो क्या सिद्धांत और नैतिकता है? पहली बात। तो अब शरद पवार का पूरा इतिहास ही जो है, जिसके साथ रहे उससे अलग हट करके उन्होंने सत्ता की प्राप्ति की। तो अगर उनके भतीजे उन्हीं से सीखे हुए हैं, वो कर रहे हैं। दूसरी बात, वो अजीत पवार जिनको पुष्पित और पल्लवित किया शरद पवार ने, जिन्होंने अपनी विधानसभा की सीट पर अजीत पवार को लड़ाया और बारामती उनके हवाले कर दिया, वो उम्र के 82वें 80वें साल में जब पहुंच रहे हैं, और शरद पवार की उम्र हो गई, आप बीमारी के बारे में जानते हैं, जानलेवा बीमारी से वो ग्रसित थे, और ऐसी उम्र में अजीत पवार उनको धोखा दे करके या उनसे अलग हटके, या जो भी लोग कहते हैं डर के या एजेंसियों या जो भी बात, अगर तो कौन सी नैतिकता अजीत पवार में कि वो अब अलग जा रहे हैं? और एकनाथ शिंदे जिनको की पूरी एक ऑटो रिक्शा या सब उनके जीवनी के बारे में, वहां से उनको बाला साहब ठाकरे या उद्धव ठाकरे ने लगातार मंत्री बनाए रखा और टिकट दिया, और खाड़े में उनको एक तरह से सर्वे सर्वा शिवसेना का बना के रखा। एक मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने जो है वो पार्टी तोड़ दी, जो बाला साहब ठाकरे। नैतिकता, अब मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ, यही कांग्रेस पार्टी के साथ भी है, तो सब चल रहा है। अब देखिए, कुल खेल हो गया। वो अन्ना हजारे की और बात से मैं सहमत तो चाहे नहीं, लेकिन एक बात जो वो कहते हैं कि सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता, यही खेल चल रहा है। और किसी भी तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता में कौन कैसे शामिल हो जाए और सत्ता उसके हाथ में आ जाए, यही खेल चल रहा है। और उसकी नैतिकता और मूल्यों की बात वैसे बेमानी भी नहीं करना, क्योंकि आम आदमी ही अब बहुत नैतिक नहीं रहा और न मूल्यों पर रहा। तो ये समाज जो है, ये सोसाइटी जो है, वो दर्पण है। ये फिल्में, ये राजनीति, ये पत्रकारिता, ये जितनी फील्ड है, ये दर्पण है। यही पता चलता है कि इससे जब बाप ही बेटी की शादी करने जाता है और होने वाले दामाद के बारे में ये पता करता है कि इसकी ऊपरी कमाई कितनी है, तो समाज में हर आदमी कमाने में लगा हुआ है, किसी भी तरह से पैसा आ जाए। नैतिक मूल्य और मानवता और ये सब चीज आप बात की बात है। सर, आप देश में हर जगह घूमते हैं, लोग भावनात्मक तरीके से आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि आपने सीधा उनके दिल तक पहुंच बनाई है। हम जानते हैं कि अंधे भी जो है, जो
सूरदास जी ने कह सकते हैं, आपकी आवाज सुनकर जो आपको पहचान लेते हैं। तमाम लोग जो अपने रिश्तेदारों से आपकी फोन पे, वीडियो फोन पे बात करा के अपनी तस्वीरें भेजते हैं। तो ऐसा खुलापन क्या है सर कि बिल्कुल खुले तौर पर पत्रकारिता करने का ये फायदा है कि लोगों के दिलों में जगह, या पत्रकारिता का क्या मानदंड है सर, हम जैसे लोग भी जिसको अडॉप्ट कर सकते? आप कल हमारे साथ थे दीक्षा भूमि में, एक नया जोड़ा, नवविवाहिता जोड़ा, कम उम्र के लड़के लड़कियां जो पति पत्नी थे, आपने देखा कि उन्होंने अपनी माँ से वीडियो कॉल कराई। फिर उनकी बहन दूसरी जगह थी, उनको पता चला कि वो मेरे साथ है, तो उन्होंने कहा, वो चले गए थे, फिर लौट के आए, बोले सर बहन से भी कर लीजिए वो वीडियो कॉल। देखिए ये तो प्यार जो मुझे मिलता है, और आपने मुझे देखा है, और देश में ज़्यादातर जिलों में मैं गया हूँ, तमिलनाडु और केरल के को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर राज्यों के ज़्यादातर जिलों में मैं गया हूँ। तो ये जो प्यार लोगों का मिलता है, इसमें मैंने कुछ किया नहीं है, ऐसा मेरा कोई एफर्ट नहीं है, मैं अपना काम करता हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि ये नेताओं का इंटरव्यू, नेताओं की बात, चुनाव में नेताओं की रैलियां कवर करना, नेताओं के भाषणों को दिखाना, ये बहुत हो चुका, कुछ नया करना चाहिए। तो ने जनता की बात नेताओं को सुनाई है। मैंने एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग में मैंने कोई बेईमानी नहीं की। अगर मेरे वीडियो में कोई मुझको भी ऐसा बोलता है या मेरी खिंचाई भी करता है, तो मैंने आज तक किसी वीडियो में उसको एडिट नहीं किया। लोग उसका वो पोर्शन निकाल के राजीव रंजन की बोलती बंद हो गई ट्विटर पे डालते हैं। वो सीधे लोग हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम कि मेरा प्रोग्राम रिकॉर्डेड है, लाइव नहीं है। मैं रिकॉर्ड करता हूँ 5:30 पौने 6 बजे तक, 6 बजे से वो चलता है। मेरे पास इतना टाइम रहता है कि मैं जो चीज चाहूँ एडिट करूँ। अगर आप मेरे बारे में कुछ ऐसा बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि लेकिन मैंने आज तक पूरी ईमानदारी से, अगर आपने अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया है और भाषाई मर्यादा में रहते हुए मेरे बारे में भी अगर कोई नकारात्मक बात किसी ने की है, वो मैंने अपने प्रोग्राम में जाने दिया, पहली बात। दूसरी बात, समाज का कोई तबका ऐसा नहीं है जिससे मैंने अपने कार्यक्रम में बात नहीं की। जूता बनाने वाले से लेके कपड़ा बनाने वाले तक, और एससी आदिवासियों के गांव से, उनके मोहल्लों से लेकर दलितों की, शेड्यूल कास्ट की बस्तियों से लेके, उनके गांव से लेके, मराठाओं से लेके, हिंदू मुसलमान की मस्जिद से लेके, अब सिख के गुरुद्वारे से लेके, ईसाई घर से लेके, मंदिरों से लेके, दरगाह से लेके, बस से लेके, ट्रेन से लेके, प्लेन से लेके, कोई प्लेन से भी मेरा माहौल क्या एक कार्यक्रम है, तो कोई चीज मैंने छोड़ी नहीं है, और कोई राज्य मैंने छोड़ा नहीं। और मैं, आप नागपुर में आता हूं और आप देखते हैं, मैं कभी भी आपसे मैंने कभी ये नहीं कहा कि 10 आदमी को यहाँ खड़ा कर दो, या किसी कॉलेज के पास चलो, या किसी जगह आप बुला दो। जो जहां मिलता है मैं वहां, मुझे अगर 5 लोग बैठे दिखे, मुझे लगा कि मैं उनसे पूछता हूं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या करिए, तो हम फिर कैमरा स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी बिना पूछे भी बैठ जाता हूं, लोग नहीं भी बात करते हैं, नहीं भी करते हैं, तो भी मैं उसको वैसे ही दिखाता हूं। तो मेरे कार्यक्रम को देखने वाला अपने घर में बैठ के उसे ये महसूस होता है कि ये भी उसी जगह बैठा है, पहली बात तो ये। और दूसरे, उसको ये लगता है कि इस कार्यक्रम में मिलावट नहीं है, और इस कार्यक्रम में सबकी बात है, तो शायद इसी वजह से लोग पसंद करते हैं। सर, आपने जैसे कहा कि जो समाज जैसा है वैसा ही दिखाना, तो यही सच्ची पत्रकारिता हुई। अमूमन इन पिछले कुछ सालों में जो है, कुछ मीडिया हाउसेस पर आरोप लगते हैं कि सत्ता पक्ष का वो ज्यादा करीबी है, उनका पक्ष ज्यादा रखता है। तो देश क्या लगता है कि 2 विचारधाराओं में, 2 भागों में बढ़ गया है, या विचार बटे हैं? देश क्या, पूरा समाज बट गया, परिवार बट गए, पति पत्नी राजनीतिक बातों पर अलग अलग स्टैंड लेते हैं। और ये अच्छी लोकतंत्र की अच्छी परंपरा मैं मानता हूँ कि वाद विवाद होना चाहिए, और उसमें से जिसको जो सही लगे वो करना चाहिए। सर, आपने जैसे कहा कि जो समाज जैसा है वैसा ही दिखाना, यही सच्ची पत्रकारिता हुई। अमूमन इन पिछले कुछ सालों में जो है, कुछ मीडिया हाउसेस पर आरोप लगते हैं कि सत्ता पक्ष का वो ज्यादा करीबी है, उनका पक्ष ज्यादा रखता है। तो देश क्या लगता है कि 2 विचारधाराओं में, 2 भागों में बढ़ गया है, या विचार बटे? नहीं, देश क्या, पूरा समाज बट गया, परिवार बट गए, पति पत्नी राजनीतिक बातों पर अलग अलग स्टैंड लेते हैं। और ये अच्छी लोकतंत्र की अच्छी परंपरा मैं मानता हूँ कि वाद विवाद होना चाहिए, और उसमें से जिसको जो सही लगे वो करना चाहिए।
जहां तक पत्रकारिता की बात है, निश्चित तौर पर देखिए दर्शक भी बट गए हैं। अभी आप किसी से राह चलते पूछिए कि उस किस पत्रकार को देखता है और कौन सा चैनल उसको पसंद है, तो आप समझ जाइएगा कि किस मेंटेलिटी का है। तो जनता भी तो उसी तरह से देख रही है, जनता उसी तरह से देख रही है, उसी तरह से वो उनको कैटर कर रहे हैं। जहां तक कार्यक्रम बड़े चैनलों की बात है या जो चुनावी कार्यक्रमों की बात है, तो आप देखते हैं नागपुर में बहुत चैनलों के कार्यक्रम हैं, लोग आते हैं, वो पहले से जगह सेट है, वहाँ लाल दरी बिछती है, पहले वहाँ 500 कुर्सियाँ लगती हैं और फिर 4 पार्टियों के नेता बुलाए जाते हैं। वही नेता दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के भी रहते हैं, फिर उनको ले आकर के नागपुर में बैठा करके उनसे डिबेट की जाती है। और वही जो सुबह से नेताओं के भाषण हो रहे हैं, उसी की क्लिपिंग दिखाई जाती है। जनता आती 500 है, बोलती 5 है। और वो भी मुझे तो नहीं पता, मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे कोई बता रहा था कि उसमें भी पहले से सेट रहता है कि किधर एंकर जाएगा और किससे बात करेगा। तो वो एक तरह से मतलब वो कर ही रहे हैं लोग, वो तो प्रचलन में है। और बिना नेताओं के कोई प्रोग्राम तो मेरे अलावा करता नहीं है। काफी किस्से हैं, ऐसे हैं कि गिन भी नहीं सकते। कुछ मुख्य रूप से जो सामने में आए कि किसी बच्ची की जो है शादी थी और आपकी रिपोर्टिंग के बाद लालू यादव को जो एक बोगी जोड़नी पड़ गई, क्या खास होगा? नहीं, वो मेरी रिपोर्टिंग नहीं थी, मैं तो एक किस्सा बता रहा था। देखिए, मैं ये बात कहता हूं कि आपका कोई काम है जेन्युइन, ठीक है, और वो काम नेता अधिकारी से ही होगा, जेन्युइन काम है, तो वो किससे आदमी जाके कहे? अब वो समस्या हो गई है। अब आप नेताओं तक पहुंचने में बड़ी मुश्किल है, या मतलब सामान्य आदमी का, सामान्य पत्रकार का भी। तो मैं एक किस्सा ये बता रहा था कि हम उस वक्त जी न्यूज़ में थे, हमारी एक सहयोगी थी, एक बच्ची थी, बिटिया, उसकी शादी थी, वो हम लोग से काफ़ी छोटी थी, उसकी शादी थी और 3 महीना पहले उसके मुंबई से बारात दिल्ली जानी थी। राजधानी ट्रेन में उन लोगों ने टिकट करा रखा था। जैसे ही विंडो खुली, मतलब जिस दिन उनकी शादी तय हुई, वो विंडो खुली, उन लोगों ने टिकट करा रखा था। बारात 2-3 दिन 4 दिन बाद आने वाली थी और टिकट एक भी कंफर्म नहीं हुआ था, और वो कुछ 52 या 50 लोगों की संख्या थी, यार जो भी मुझे बहुत याद नहीं है। तो ये हुआ, तो उस लड़की ने हम लोगों से कहा, जो वहाँ पे हम लोग हमारे सीनियर 2 लोग और थे, तो उसने कहा कि सर हमारी शादी है, और ऐसे ऑफिस में सबको पता था उसकी शादी। बोली बारात का टिकट ही कंफर्म नहीं। अच्छा, आज के 20 साल पहले जहाज के टिकट इतने, मतलब आज 5,000 का टिकट मुंबई का दिल्ली का कोई महंगा नहीं है, लेकिन उस समय 5,000 का बहुत महत्व था, क्योंकि सोना 6,000 रुपए का 10 ग्राम था, और दिल्ली से मुंबई का टिकट भी 6,000 रुपए था। तो अब आप समझिए, आज का सोना 70,000 रुपए है, 80,000 रुपए। तो अब अगर एक आदमी का 70-80 हज़ार, तो कैसे आती बारात? तो वो जेन्युइन उसकी बात लगी। तो हम लोग, लालू यादव रेल मंत्री थे, हम लोग जाते रहते थे उनके यहाँ। तो लालू यादव के चैम्बर में हम लोग गए, तीनों लोग, तो बोले अरे इतना पत्रकार एक साथ आया, क्या बात है? तो ये हुआ कि हम लोगों ने कार्ड दिखाया और टिकट का फोटो स्टेट दिखाया कि सर ये टिकट है, और वो 4 दिन बाद शादी है। तो उन्होंने रेलवे के बड़े अधिकारी को बुलाया, उनसे पूछा कि क्या होगा जी, इसमें कैसे बारात आएगी, लड़की का शादी होगा नहीं होगा, ऐसे ही उन्होंने कुछ कहा। तो अब अधिकारियों को तो काम कैसे नहीं होगा ये बताने में माहिर होते हैं, कैसे होगा वो इतना 1 टन का बोझ आपके ऊपर डाल देंगे कि ये कैसे, ये नहीं हो सकता, फिर वो कैसे रास्ता निकाल रहे हैं, कितने इंटेलिजेंट काम उनका। तो उन्होंने कहा सर ये तो बड़ा, इतने लोगों का कैसे ये हो? तो लालू यादव ने कहा कि सुनो, अरे 12 बोगी आता है तो 13 लगा दो, तो उसी बोगी में ये सब टिकट कंफर्म कर दो। पूरे ठेठ नेता थे लालू जी के। तो वो लगी बोगी, और उसमें बारात आई, शादी हुई। बारात, देखिए, लालू यादव या कोई नेता, पुराना किसी भी पार्टी का, आप लालू यादव के समकक्ष उस समय जो नेता थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे सब तक लोगों की पहुंच थी, सब तक लोगों की पहुंच थी। लोग जाके अपनी बात कहते थे, नेताओं के घर के सामने खूब भीड़ लगा करती थी। अब कितने नेताओं के सामने घर आम लोगों की भीड़ लगी?
या तो उनके चापलूसों की लगी है या उनसे फायदा पाने वाले लोगों की लगी है। आम लोगों की तो नहीं, मैं देखता हूँ भीड़ लगी रहती है कि नेता उतरता, उसके वही 50 लोग दिल्ली में भी नारा मारते हैं, वही लखनऊ भी पहुंच जाते हैं, वही किसी चैनल के कार्यक्रम में जाएगा तो वही 50 लोग वहां भी कुर्सी सबसे पहले घेर लेंगे। वही आम जनता कहाँ नेता, किसी भी नेता से आम लोग कहाँ मिल पा रहे हैं बताओ? पैटर्न बदल गया या नेता बदल गया? पैटर्न बदल गया ना। अब मोदी जी के नाम पर महाराष्ट्र में वोट मिलेगा तो यहाँ के विधायक को कौन पूछेगा? और उस विधायक की हैसियत क्या रहेगी जब उसका टिकट का पता ही नहीं कि कल कट जाए, अगली बार कट जाएगा। उसके अपने जनाधार की वजह से उसे टिकट मिला नहीं, उस सेटिंग गेटिंग से उसको टिकट मिला। वो फडणवीस का करीबी है या गडकरी का करीबी है, बावनकुले का करीबी है, आशीष शेलार का करीबी है, विनोद तावड़े का करीबी है। करीबी के आधार पर तो टिकट मिला है। और उसके बाद फिर वो जीतने के बाद उसको लगता है कि वोट तो मोदी जी को दियो, और मोदी जी हैं तो सबको जिता ही लेंगे। इसी चक्कर में तो उत्तर प्रदेश में हारे, वहाँ के सांसद जो हारे वो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के प्रति कम, उन सांसदों के प्रति ज्यादा थी। लोगों ने कहा चलो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने न बने वो तो बन ही रहे, लेकिन तुमको अब एमपी जाने का 10 साल बहुत मजे में। यही बात है, जो जनता से जुड़ा रहता है वो कहाँ हारता है? आप ही के देश में किसी महाराष्ट्र में 62 साल से शरद पवार कितना चुनाव जीत रहे, कहाँ हारे? क्योंकि वो जुड़े रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, बारामती महीने में एक दिन पहुंच जाते हैं, दिवाली में हर आदमी से मिलते हैं, हजारों की संख्या में लोग उनके पास आते हैं। शरद पवार अपनी बिटिया की शादी दुनिया के जिस कोने से चाहते कर देते, लेकिन सुप्रिया सुले एकमात्र बेटी की शादी उन्होंने बारामती से। मुलायम सिंह यादव कहीं रहते थे दुनिया में, एक दिन वो चले जाते थे कन्नम सैफई। तो ये लोग अपने जड़ों से जुड़े हुए थे, तो लंबी राजनीति किया इन्होंने। लोकसभा में जो है काफी पीछे रहा, विदर्भ की अगर देखें तो काफी नुकसान रहा महायुति को। नितिन गडकरी जी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी सीटें लोकसभा की गई। मराठवाड़ा में भी जो है मराठा आंदोलन का काफी खासा असर जो है लोकसभा में पड़ा। विधानसभा में क्या होगा? क्या विदर्भ के जो 11 जिले हैं वो राज्य में जो सत्ता है उसको तय कर पाए? देखिए 62 सीटें हैं, इंपॉर्टेंट है। 42 सीटें पिछली बार बीजेपी जीती थी। अगर बीजेपी को वो संख्या नहीं मिली तो बाकी जगहों पर बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है, उसे विदर्भ में अच्छा करना ही होगा। और पिछले 1-2 महीने में आप ध्यान दें तो प्रधानमंत्री के 3 से 4 दौरे हुए, अगर मैं गलत नहीं हूँ, विदर्भ में। और अमित शाह भी आए, उनको मालूम है कि इस इलाके में, और यहाँ आरएसएस का गढ़ भी है। और आरएसएस, देखिए मूल बात है कि बीजेपी का जो चुनाव लड़ने का तरीका है, उनका जो संगठन है, उनका जो बूथ मैनेजमेंट है, उनका जो माइक्रो लेवल पे जो वो इलेक्शन इंजीनियरिंग करते हैं, वो तो किसी दूसरी पार्टी में दिखाई नहीं देता। लेकिन जहां तक आप महायुति की लोकसभा चुनाव में दुर्गति की बात पूछ रहे हैं, उसके एक ही कारण है, उसके भी कई कारण। उसमें भी बहुत सारे ऐसे सांसद थे जो 14 और 19 में जीत करके हवा में थे और उन्हीं को रिपीट कर दिया गया। टिकटों का बंटवारा भी बहुत बड़ा कारण है। शिवसेना छोड़ करके जो लोग शिंदे के साथ गए थे वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि बहुत अच्छा उद्धव ठाकरे भी नहीं कर पाए, इसमें बाजी मार ले गई कांग्रेस, ज़्यादा सीटें उसे मिल गई। लेकिन मैंने कहा ना, लोकसभा चुनाव से का ही रिफ्लेक्शन विधानसभा चुनाव में होगा कि नहीं होगा, ये अभी बड़ा सवाल है। हम लोगों ने अपने स्तर पर देखा है कि जब देवेंद्र फडणवीस विपक्ष में थे तो काफी बड़े तरीके से उनकी स्टडी होती थी, सत्ता को में बैठे हुए लोगों को, सरकार को घेरने की। लेकिन कांग्रेस और महायुति के जो लोग हैं ना, उनके पास मुद्दे हैं। तो विजय वडेट्टीवार की बात करें, नाना पटोले भी, महंगाई, बेरोजगारी जो सेंट्रल के मुद्दे हैं, लेकिन स्थानीय विदर्भ के, मराठवाड़ा के और महाराष्ट्र के मुद्दे जो है, यहाँ का विपक्ष उठाने में कहीं ना कहीं असक्षम सा हमको प्रतीत होता है। आप क्या सोचते हैं? पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जो मेन मुद्दे हैं जिन पे चुनाव होना चाहिए, जनता उस पर वोट देती नहीं। नेता भी इसलिए मेन मुद्दों की ज्यादा बात करता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बात होना है हिंदू मुसलमान पर, बटेगे तो कटोगे, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण ये हो जाएगा, इन्हीं सब के बीच तो वोटों का बंटवारा होता है। आप देखिए, या तो जाति पर या तो धर्म पर वोट पड़ते हैं सीधे सीधे। आप देख लीजिए मराठा, जो मराठवाड़ा की बात है, मराठा तो मराठा जाति की ही तो बात हो रही है। मराठा आरक्षण और उस पर लामबंदी, वोट अगर मराठा आरक्षण पर मिलेगा, मतलब वही सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा,
तब वहाँ पर शेतकारी का, वहाँ पर बेरोजगारी का, वहाँ पर महंगाई का मुद्दा कहाँ रहेगा? तो बात जातीय गोलबंदी या धार्मिक तौर पर गोलबंदी होगी तो उसमें मेन मुद्दे तो गायब होंगे, और ये जो आम जनता के मुद्दे हैं वो फिर नेता भी कम उठा, उनको मालूम है कि वोट इस पे मिलेगा। करो तुम चाहे कितनी विकास की बात करो, लेकिन चुनाव में तो विकास पर चुनाव नहीं होता, आप ये बात जान लीजिए। सर यूपी से नारा है कटेंगे तो बटेंगे, सचिन पायलट नागपुर में बोल रहे कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, क्या लगता है सर ये राजनीति है क्या? बिल्कुल है राजनीति। ऐसा देखिए, योगी आदित्यनाथ 7 साल से उत्तर प्रदेश में है, मुसलमानों की संख्या वहाँ बहुत ज्यादा है, क्या मुसलमानों के योजनाएं और सारी चीजों में सबको मिल रही है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जो बोला जाए, वही मैंने आपसे कहा, चुनाव जीतने के लिए ये सब बातें कही गई है। और योगी आदित्यनाथ की दुखती रग ये है कि इतना अच्छा उनके शासन का प्रचार प्रसार पूरा होता रहता है। हमेशा देखते हैं उनका पीआर करने वाले लोग देखते हैं कि हरियाणा की इतनी सीटों पर योगी आदित्यनाथ जहां जहां जनसभा की है वहां बीजेपी जीती, और वो दुनिया में जिता रहे हैं, अपने ही लोकसभा हार गए, बीजेपी सेकंड में पहुंच गई। और समाजवादी पार्टी जिसके 3 सांसद थे उसके 37 सांसद हो गए। मुलायम सिंह यादव इतना नहीं जिता पाए जितना अखिलेश यादव जिता गए। तो अब योगी जी जानते हैं कि ये सारा नारा 9 विधानसभा उपचुनाव में जो है उसी के लिए दिया जा रहा है, हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए दिया जाता है, हिंदुओं बटोर नहीं तो बीजेपी हारेगी। सर आम जनों के साथ साथ आप बेहद बड़े पक्षधर रहे हैं छात्रों की, जो स्पर्धा परीक्षा दे रहे हैं यूपीएससी के, तमाम जो सरकारी नौकरी के लिए उम्मीद लगा के बैठते हैं, ऐसा ही नीट के पेपर जो है कहीं ना कहीं लीक होते हैं, तमाम कई स्पर्धा परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं। महाराष्ट्र में भी जो है रोजगार, सरकारी रोजगार की कमी कहीं ना कहीं खलती है, युवा क्या करे सर? देखिए वही बात है ना, जब बेरोजगारी की बात आती है, जब एग्जाम्स पेपर लीक की बात आती है, सब कुछ छात्र परेशान होता है। लेकिन देश में एक गड़बड़ी क्या हुई, पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने कहा कि जब छात्र भी वोट देने जाते हैं पोलिंग बूथ पे, तो वो हिंदू हो जाते हैं या मुसलमान हो जाते हैं, वो बैकवर्ड हो जाते हैं, वो शेड्यूल कास्ट हो जाते हैं, शेड्यूल ट्राइब हो जाते हैं या फॉरवर्ड हो जाते हैं, वो शहरी हो जाते हैं, देहाती हो जाते हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। तो वो बटेंगे तो ये अगर छात्र अरे इस देश में छात्रों ने आंदोलन चला के इंदिरा गांधी की सरकार हटवा दी, छात्र आंदोलन ही तो था, लेकिन उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड छात्र नहीं था, उसमें हिंदू मुसलमान छात्र नहीं था, वो सारे स्टूडेंट्स थे, उसको छात्र आंदोलन कहते थे, और उसमें हर वर्ग के लोग थे, उसमें सवर्ण भी थे, उसमें बैकवर्ड भी थे, उसमें सुबोध कांत सहाय भी थे, तो लालू यादव भी थे, नीतीश कुमार थे, शरद यादव थे, और उस समय के बहुत सारे छात्र, कितने के नाम लोग, हर तरह के छात्र नेता निकले वहां से। अब क्या हुआ, देश में स्टूडेंट पॉलिटिक्स खत्म हो गई, डिग्री कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में नेता बनने खत्म हो गए। युवा नेता के तौर पर छात्रों के युवा नेता देश में वही है जो बड़े नेता का बेटा है। 30 साल से कम के एमपी चुन के आए लोकसभा में, वो सब नेताओं के बेटे बेटी हैं। सर दिल्ली को आपने काफी करीब से देखा, आपका कार्यक्षेत्र भी दिल्ली है, मुख्यमंत्री ने, आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, काफी बड़े फायदे जो है बिजली की बात कर ले, यूनिट फ्री दे दिया, पानी फ्री दे दिया, महिलाओं के लिए बस, महाराष्ट्र में भी महिलाओं के लिए बसेस जो है 6 महीने पहले काफी हद तक सुविधा दी गई है बिजली का। लेकिन जो राज्य में, जो महाराष्ट्र में स्तर बढ़ता जा रहा है, बिजनेस जो है एमआईडीसी के इलाकों में जो बिजली की दरें महंगी है, जो सरकार ने जो वादे किए थे, SEZ की बात की थी, मिहान में नागपुर का प्रकल्प है, तो बाहरी व्यापार आ नहीं रहा, रोजगार उससे उत्पन्न नहीं हो रहा। और क्या लगता है सर कि जो दिल्ली सरकार ने किया, लोगों को जो सुविधा दी, मूलभूत सुविधा, क्या वो अन्य राज्य भी इजीली दे सकते हैं? देखिए ये जो सरकारें आपको पैसा देती है तो आप ही से लेंगी, आप ही को देंगी, तरीका बस अलग है। ये अरविंद केजरीवाल ने नया फार्मूला निकाला, उन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए या जिसके लिए उन्होंने एक ये गारंटी वाली बात बिजली पानी की शुरू, धीरे धीरे ये रोग पूरे देश में फैल गया। फ्री का खिलाओ, ये वोट पाने का सबसे आसान तरीका है। अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ये दावा करती है कि इतना कुछ देने के बावजूद भी वो दिल्ली का बजट ठीक रखते हैं, घाटे में नहीं। अब वही बात है,
जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहां के लोगों से पूछिए कि बिजली का रेट कितना बढ़ गया। एक तरफ फ्री देते हैं तो एक तरफ कहीं तो बढ़ाएंगे आप। अब सवाल है कि सारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, यही देखिए बड़े बड़े पोस्टर नहीं लगे हैं, इतने सिलेंडर फ्री, उतने सिलेंडर। जहां चुनाव है वहां तो सब कुछ फ्री, और जहां बगल में जहां चुनाव हो चुका वहां कुछ नहीं। अरे एक रूपता होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई वायदा हरियाणा का चुनाव जीतने के लिए कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल लाडली बहना योजना महाराष्ट्र में दे रहे हैं, तो उन्हें मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे हैं? ये अगले इलेक्शन में देंगे। सर, मध्य प्रदेश में और हरियाणा में जो है क्या दिक्कत हो गई कि पूरे जो पोल है पलट गए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ दिक्कत, अरे हो सकता है कि वही मूड हो, वो ना एग्जिट पोल वाले देख पाए हो, ना हम लोग देख पाए हो। ये हमारे देखने के नजरिए की गलती भी हो सकती है, समाज को पढ़ने में गलती हो सकती है। दूसरी बात है कि हम लोग जैसे अभी महाराष्ट्र का चुनाव, तो इस बात को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आपको भी नहीं आ रहा होगा। नागपुर में आप खुद ही रहते हैं, आप नहीं बता सकते कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा कौन कौन सीटों पर क्या मामला रहेगा। वो तो अपनी सीट पर बहुत मजबूत है। तो कई बार आप इलेक्शन डे तक माहौल कुछ और रहता है, चुनाव के प्रचार खत्म होने पर, और चुनाव नतीजे आते वक्त कुछ और हो जाता है। बीजेपी मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत है, इसका कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस जीतती तो भी किसी तरह बहुमत के आसपास ही पहुंचती, पिछली बार भी जब पहुंची थी तो पहुंचती, लेकिन बीजेपी को और ज्यादा सीटें मिल गई। लाडली बहना योजना वहां कहते हैं कि बहुत काम करती है। और मैंने जैसा पहले भारतीय जनता पार्टी चुनाव 6 बजे मतदान तक जोर लगाती रहती है। वो उसके काडर, आरएसएस के लोग, उनका बूथ मैनेजमेंट और सब कुछ वो जानते होंगे कि चुनाव हार रहे हैं, बावजूद वो अपनी ताकत लगाने में नहीं रहते। कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार तक चुनाव लड़ती है। चुनाव के दिन उसके अगर कैंडिडेट जो मजबूत है वो तो लड़ जाते हैं, लेकिन एज ए पार्टी उसका काडर, उसका संगठन, वो लोग, और साधन संसाधन की बात है, बीजेपी संसाधनों में बहुत मजबूत है। क्या लगता है सर, जैसे लाडली बहन योजना के साथ कुछ बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए सरकार ने बात कर दी, कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी आरोप करती है कि खजाने में पैसे नहीं है, योजनाएं बढ़ रही है, और दूसरी तरफ अपने मैनिफेस्टो में जो है 3,000 दे रहे हैं, 4,000 बेरोजगारों को दे रहे हैं। ये क्या दोगलई है सर? ये वो कहते हैं खजाना खाली है। अरे सब वही करते हैं। मैंने आपको बताया केजरीवाल ने शॉर्टकट दे दिया चुनाव जीतने का, ये लो, ये फ्री करो, ये फ्री करो, ये फ्री करो, इनको इतना दे दो, इनको इतना दे दो। अब इसी का काम चल रहा है, और जनता भी इसी में। देखो, एक कहावत है, मैं हमेशा कहता हूं, जिस राज्य की जनता लालची होती है, उस राज्य का राजा धूर्त होता है, ठग। यही ठगाई चल रही है, और जनता भी लालची है। बहुत बहुत समय दिया सर आपने, और बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बातें कही, बस एक बात और बताइए कि हम जैसे मीडिया में हम लोग पुराने हैं, 20 साल के तकरीबन, लेकिन खुद करे लोगों के दिल तक पहुंच बनाने के लिए क्या ऐसे आप वो देंगे सर, शगुफे या जो नानी के नुस्खे होते हैं वो हम? देखिए, मैं ये मानता हूं, जब आप कोई काम लक्ष्य साध करके, जब आप ये कोई पेशा इसलिए चुनते हैं कि आपको पैसा कमाना है, कोई काम आप इसलिए करते हैं कि आपको प्रसिद्ध होना है, तब उसमें अड़चन आती है। आप अपना काम करते रहिए, तो सही से करते रहेंगे तो प्रसिद्धि भी आ जाती है, पैसा भी आ जाता है, प्रतिष्ठा भी आ जाती है। आप जो काम आपका है, आप उसमें मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा, इन 3 चीजों के साथ आप काम करते रहे, तो मुझे लगता है कि कभी देर होती है, कभी सवेरे होती है, किसी को बहुत जल्दी मिल जाती है चीजें, किसी को समय लगता है, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन मैं सिर्फ अपने जीवन के अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि कोई आदमी निष्ठा से, समर्पण से, कमिटमेंट से और लगातार मेहनत करता रहे, तो उसे सफलता जरूर 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 मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। तो हमने साफ तौर पर देखा, खुले मन से सर बात करते हैं, और इस चैनल को भी सर की ही तर्ज पर, जिस तरह का सर की जीवन शैली है, उसी तर्ज पर इस चैनल का बेहद सीधा और सिंपल लॉन्चिंग भी आप समझ सकते हैं। जी हाँ, हमारे आदरणीय राजीव रंजन सर के हाथों ही न्यूज फर्स्ट का ये पहला इंटरव्यू था, और लगातार समाज की हर जो बातें हैं
बारीकी से लेकर हर तबके की बात आप तक पहुंचाने की भरकस कोशिश हम आगे भी करते रहेंगे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।